नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे शीत युद्ध के विकास एवं विस्तार के बारे में। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार को हम 6 चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं। शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण या फर्स्ट राउंड शुरू होता है 1917 से, जब रूस के अंतर्गत साम्यवादी क्रांति होती है और सोवियत संघ की स्थापना की जाती है, और ये काल रहा 1945 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक। इस अवधि के अंतर्गत, इस चरण के अंतर्गत शीत युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। शीत युद्ध के विकास का दूसरा चरण 1946 से 1953 तक चलता है, 1946 टू 1953। इस सेकेंड राउंड में शीत युद्ध का असली रूप हमारे सामने आ जाता है। इस काल में अमेरिका साम्यवाद को घेर कर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाता है। शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण या तृतीय चरण, थर्ड राउंड में 1953 टू 1958 यानी 1953 से 1958 तक रहता है। इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में परिवर्तन आता है और आशा की जाने लगती है कि शीत युद्ध की जो उग्रता है उसमें कमी आएगी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ परिवर्तन होता है नेतृत्व में। ख्रुश्चेव आते हैं, उनके उत्तराधिकारी, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समझौतावादी नीति में विश्वास करते थे। और इसी दौरान अमेरिकी नेतृत्व में भी परिवर्तन आता है और शीत युद्ध को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहोवर अमेरिकन राष्ट्रपति बनते हैं। शीत युद्ध के विस्तार का चतुर्थ चरण 1959 से 1962 यानी 1958 टू 1962 तक रहता है। 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध की उग्रता में कमी आएगी, क्योंकि सोवियत नेतृत्व ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को स्वीकार किया। लेकिन इसमें दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिसने संपूर्ण विश्व में तनाव में अभिवृद्धि की और विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये घटनाएं थी U-2 विमान कांड और क्यूबा की घटना, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शीत युद्ध के विस्तार का पांचवा चरण यानी फिफ्थ राउंड 1963 टू 1979। इस काल को हम दितांत या तनाव शैथिल्य का काल भी कहते हैं। और शीत युद्ध के विकास का अंतिम काल या सिक्स राउंड 1980 से लेकर 1989 तक रहता है, 1980 टू 1989। इसे हम द सेकेंड कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। न्यू कोल्ड वॉर का प्रारंभ राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आते ही शुरू हो गया था। शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण फर्स्ट राउंड 1970 टू 1945। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, इस चरण के अंतर्गत शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हो जाता है, जब राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आता है। बोल्शेविक क्रांति के तहत रूस के अंतर्गत साम्यवाद की स्थापना हो जाती है और विश्व का प्रथम साम्यवादी राज अस्तित्व में आता है। हम सभी जानते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो पूंजीवाद के विरोध में बनी हुई विचारधारा है, तो इन दोनों ही विचारधाराओं के मध्य संघर्ष हम देख सकते हैं। लोकतंत्र बनाम साम्यवाद, स्वतंत्रता बनाम निरंकुशता, ये सभी विचारधाराओं का संघर्ष हमें यहाँ दिखाई देता है। पश्चिमी देशों, विशेषतः ब्रिटेन और अमेरिका ने कभी भी कम्युनिस्ट विचारधारा को पसंद नहीं किया। ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने 1933 में जाकर साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की।
दोनों ही पक्षों के अंतर्गत एक भय और अविश्वास हमें देखने को मिलता है, और इस भय और अविश्वास की अभिव्यक्ति अनेक घटनाओं के द्वारा हमें सामने आती है, जिनका अध्ययन हम पूर्व के वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो सके। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत पक्ष का यह मत था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जानबूझकर देरी की, जिससे कि नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसलिए स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को खत्म करता हुआ देखने की है। इसके अलावा सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार और अमेरिका द्वारा परमाणु बम का गोपनीयता के साथ प्रयोग करने से दोनों ही शक्तियों के मध्य परस्पर भय और अविश्वास बढ़ता चला गया। अमेरिका द्वारा जापान पर अगस्त 1945 में 1945 में परमाणु हमले के बाद युद्ध का तो अंत हो गया, लेकिन एक अशस्त्र युद्ध की शुरुआत हो गई। शीत युद्ध के विकास का द्वितीय चरण, सेकेंड राउंड, 1946 टू 1953। इस काल में शीत युद्ध का असली रूप हमारे सामने आता है। इस काल में अमेरिका साम्यवाद को घेरकर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाता है। इस काल में शीत युद्ध की वृद्धि के लिए कई घटनाएं प्रमुख थी, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं चर्चिल का फुलटन भाषण। मार्च 1946 को 1946 को अपने लोकप्रिय फुलटन भाषण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने साम्यवाद के खतरे संबंधी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना होगा, और उन्होंने आयरन कर्टन की भी बात की। उन्होंने कहा, बाल्टिक में स्टेटिन से ट्रिस्टे तक सारे महाद्वीप में एक आयरन कर्टन पड़ गया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि सोवियत रूस की पाशविकता के विरुद्ध युद्धोत्तर संघर्ष अनिवार्य है, और यह सोवियत संघ केवल एक ही भाषा समझता है, और वह है शक्ति की भाषा। और इसलिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा करने के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बनाना चाहिए। उनका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने के लिए हर संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। और इसके बाद समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना और भी उग्र होती चली गई। इसके अलावा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने का प्रयत्न करेगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह भी निर्णय लिया कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और मार्च 1947 में ट्रूमैन ने अमेरिकन कांग्रेस से यह सिफारिश की कि यूनान को $25 करोड़ और टर्की को $15 करोड़ आर्थिक सहायता स्वीकार करें, और चेतावनी दी कि विश्व की स्वतंत्र जनताएं अपनी स्वाधीनताएं बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रही हैं। यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समूचे विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी, और निश्चय ही अपने स्वयं के राष्ट्र का कल्याण भी संकट में हम डाल देंगे। इस तरह से आर्थिक सहायता के माध्यम से अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की नीति अपनाते हैं। उसे हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत का विस्तारित रूप था मार्शल योजना, और उसका सोवियत प्रत्युत्तर था मोलोटोव योजना,
और कॉमिनफॉर्म संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल अप्रैल 1947 को यूरोप दौरे पर गए और वहां से वाशिंगटन लौटने पर उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई तो वे साम्यवादी हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और इन देशों में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 1952 तक कुल 4 वर्ष की अवधि में पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपियन देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। और जिन देशों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी गई उन पर यह शर्त लागू की गई कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। इस योजना ने अमेरिका की साम्यवाद की अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता दी। मार्शल योजना की सोवियत प्रत्युत्तर में हमारे सामने मोलोटोव योजना आती है। मोलोटोव योजना सोवियत संघ द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित एक प्रणाली थी। इसका नाम सोवियत विदेश मामलों के मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव के नाम से संबंधित है। सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में भर्त्सना की और मार्शल योजना के सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कॉमिनफॉर्म यानी कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की गई। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए एक संगठन था। शीत युद्ध काल की एक बहुत बड़ी समस्या थी बर्लिन की समस्या। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकेबंदी में असफल रहा और मई 1948 में उसने इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया। किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए सैनिक संगठनों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गया। अब जर्मनी शीत युद्ध का एक प्रधान केंद्र बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं, का उदय हुआ। मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, की स्थापना की गई। इस तरह से जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया। बर्लिन की नाकेबंदी के परिणाम स्वरूप अमेरिका तथा इसके मित्र राष्ट्रों द्वारा 4 अप्रैल 1949 को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या उत्तरी देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्य करेंगे। नाटो सोवियत संघ की चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल उसकी सहायता करेगा।
1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से शीत युद्ध में और उग्रता आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था, लेकिन जब चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसका विरोध किया। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किए जाने की सोवियत संघ में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इस पर उसने सुरक्षा परिषद की बैठकों का भी बहिष्कार किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भयंकर कटुता और वैमनस्य पैदा हो गया, जिसका प्रभाव हमें बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया दो अलग देश बने। सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष हुआ। जून 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा दिया और उसके झंडे के नीचे अनेक देशों की विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के कारण उत्तरी कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वह जीती हुई बाजी हार गया। 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा क्योंकि उसने इसे कोरियाई प्रायद्वीप से आगे नहीं फैलने दिया। और जिस समय कोरिया युद्ध चल रहा था तभी सितंबर 1951 में अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने इस कार्यवाही को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफ़ी निंदा की। वस्तुतः शीत युद्ध के विकास के द्वितीय चरण में शीत युद्ध में काफ़ी तीव्रता देखी गई। इस काल में चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डलेस, सीनेटर, वेंडरबर्ग, स्टालिन जैसे नेताओं ने मिलकर शीत युद्ध को और भी उग्र बना दिया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।